और अभी आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या में ही, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज अयोध्या में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। और ये अयोध्या धाम की सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम इस वक्त मौजूद है। अयोध्या धाम भव्य धाम, और वहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एक विदेशी जो डेलीगेशन है वो भी इस वक्त मौजूद है। सीधी तस्वीरें इस वक्त है, राम मंदिर में डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम मौजूद है और इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका वार्म वेलकम वहां पर किया। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर नेपाल के मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम मौजूद हैं। रामनगरी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में उनका वेलकम किया और इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने यहीं से हैं। तो ये 3 दिवसीय दौरा है जिसमें कल वाराणसी में पहुंचे थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और आज अयोध्या धाम में भगवान राम का जो नवनिर्मित मंदिर है वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त अयोध्या की आप देख रहे हैं। तो काशी के बाद अब अयोध्या में भी प्रधानमंत्री नवीन चंद्र का जमकर स्वागत हुआ और इस वक्त वो अयोध्या धाम में ही मौजूद है। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र का आज भव्य स्वागत हुआ और पारंपरिक शैली में कुछ इस तरीके से स्वागत हुआ और राम मंदिर में इस वक्त मौजूद है। रुपेश हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। रुपेश, इस वक्त राम मंदिर पहुंच चुके हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम और आज वहां की पारंपरिक शैली में उनका भव्य स्वागत करने के लिए खुद सीएम पहुंचे थे। रुपेश, बताइए। जिस पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से देखा जाए तो भूटान के प्रधानमंत्री पहले यहाँ पर जो के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ में और टीम के साथ में बता। तो अगर बात की जाए तो खुद इसके उनका स्वागत जो है मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बकायदा रेड कार्पेट और उनके काफिले के साथ बकायदा उनको रामलला के दरबार में लेके पहुंचे हैं। वहाँ बकायदा जो है विधिवत जो है पूजन अर्चन किया जा रहा है और रामलला के दरबार में बकायदा वो आरती दोनों लोग अगर देखा जाए तो उनका काफिला जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो वहीं मंदिर में बकायदा 1.5 घंटा ये बिताएंगे और उसके बाद राम दरबार जाएंगे, वहाँ बकायदा पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए अंगल टीला पर जो है शिव जी का मंदिर है बकायदा वहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो जो है जलाभिषेक करेंगे। तो देखा जाए जिस तरह से उनका जो जिस तरह से प्रधानमंत्री के दरबार पहुंचे हुए हैं अगर देखा जाए तो उनके साथ जो है 30 सदस्यीय जो है प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ मौजूद है और उनके सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जो आजी प्रवीण कुमार है यहाँ के जो डीएम है, यहाँ के जो एसपी है, आरती में भी रुपेश शामिल है। वहाँ पर आरती इस वक्त चल रही है। कितना वक्त आज जो अयोध्या में बिताएंगे? और डॉक्टर गुलाम के बारे में बताया जा रहा है कि वो दूसरे विदेशी पीएम है जो अयोध्या आकर रामलला का पूजन कर रहे हैं। जी, जिस तरह से बात की जाए तो उनका जो इस तरह से आगमन यहाँ हुआ है और जो यहाँ पर जो है बकायदा जो है उनका बनारस के बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरह से वो यहाँ पर आए हुए हैं बकायदा उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और जिस तरह से जिस रास्ते से वो आए हैं राम पथ पर बकायदा जो है सांस्कृतिक विभाग की तरफ से बकायदा सांस्कृतिक विभाग की जो महिलाएं थी उनका स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद बकायदा उनको 3 नंबर गेट से अंदर एंट्री दी गई और बकायदा एंट्री देने के बाद जिस तरह से अंदर गए हैं उनके साथ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और अगर बात की जाए तो प्रभारी मंत्री मौजूद उनके साथ में है, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया और जिस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे हैं बहुत उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। वो जगह देखा जाए तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद है। लगभग 1.5 घंटे वो जो है बकायदा से रामलला के दरबार में बिताएंगे। उसके बाद यहाँ से जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, उसके बाद देहरादून चले जाएंगे। तो लगभग उनका जो सफर है जो उनके यहाँ का प्रवास है देखा जाए तो लगभग 1.5 घंटे का प्रवास है और उसको लेकर के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनकी अगुवाई में मौजूद हैं और बकायदा खुद जो है बकायदा पूजा पाठ कर रहे हैं बकायदा रामलला के दरबार में पहुंच करके और पूजा पाठ के बाद राम दरबार में जाएंगे।
जाएंगे, उसके बाद बकायदा अंगर टीला पे जाएंगे, वहाँ बकायदा जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो पूरी तरह से जो मंदिर में काम चल रहा है उसका अवलोकन भी करेंगे, उनकी राम मंदिर में जो कार्य चल रहे हैं उसकी व्यवस्थाओं को भी दिखाएंगे और क्या अभी बाकी है उसके बारे में बताएंगे। जिससे देखा जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री जो है उनके साथ जो यहाँ पहुंचे तो बकायदा जो है ये क्षेत्र जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरा, बकायदा भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और जगह जगह जो है उनके स्वागत के कार्यक्रम भी लगे हुए थे। लोग वहाँ पर आतुर थे उनके देखने के लिए। जो लोग उनको देख नहीं उनका स्वागत नहीं कर पा रहे थे वो देख करके बहुत उत्साहित हो रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो भी बहुत खुश है कि जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है, अगर बात की महसूस से प्रधानमंत्री के साथ खुद योगी जी मौजूद हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से, और भारत और मॉरिशस के रिश्ते हमेशा से ही बहुत मजबूत और मधुर माने जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी अगुवाई के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें इस वक्त हैं राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। वहां पर हो रही पूजा और आरती में भी शामिल हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री। रुपेश, अभी और आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कितना वक्त यहाँ पर गुजारेंगे, चूंकि अब वो वहां से निकल चुके, आगे इनके क्या कार्यक्रम है? अयोध्या प्रशासन सतर्क है। एयरपोर्ट से लेकर के राम जन्मभूमि परिसर तक सुरक्षा कड़ी इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग पर पुलिस से सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी बदली गई है। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा अयोध्या के लिए गौरव का विषय है। अयोध्या की धरती पर पहुंच करके ये प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है अगर बात की जाए तो दर्शन करने के बाद यहाँ से जो है निकलेंगे और जो यहाँ पर अगर बात की जाए भारत और मॉरिशस के जो सांस्कृतिक जो रिश्तों को जो है मजबूती मिलेगी इससे। और जिस तरह देखा जा रहा है कि जो इनका जरूर था तो पहुंचने का समय था वो चेंज हो चुका है। इनका समय जो था यहाँ पर 11 बजे था, लेकिन यहाँ पर 12:30 बजे पहुंचे हैं। तो लगभग 1.5 घंटे बिताने के बाद यहाँ से पूरे जो है जो उनका कार्यक्रम था उसको करने के बाद यहाँ से सीधे जो है निकलेंगे। उनका काफिला निकलेगा, एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा और उसके बाद वहाँ से जो है देहरादून के लिए वो प्रस्थान करेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या से ही, और आज प्रधानमंत्री जो मॉरिशस के हैं डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम इस वक्त रामधाम में ही मौजूद है। भगवान राम का जो भव्य मंदिर तैयार हुआ, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे। बता दें कि डॉक्टर गुलाम दूसरे विदेशी प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या आकर यहाँ पर रामलला का पूजन करने के लिए पहुँचे और भव्य तैयारियाँ उनके आगमन को लेकर पहले ही कर दी गई थी। बता रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री करीब 1.5 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान रामलला और राजा राम का पूजन होगा। इसके साथ मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन भी वो करेंगे। राम जन्मभूमि परिसर स्थित जटायु और अंगद टीले पर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक भी करेंगे। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अयोध्या में विशेष इंतजाम किए गए और सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जगह जगह मार्ग पर स्वागत का इंतजाम किया गया। पारंपरिक शैली में जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिस तरीके से मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। तो अयोध्या में आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री का दौरा है और यहाँ पर समय देंगे। राम दरबार में इससे पहले उन्होंने हाजिरी भी लगाई और आगे अभी और भी उनके कार्यक्रम है। शिव जलाभिषेक कार्यक्रम में भी पहुँचेंगे और श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करेंगे। एयरपोर्ट पर भी उनका आज भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान वो अपने पूरे परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और पूरे वैदिक परंपराओं के साथ, विधि विधान के साथ जो वहाँ पर पूजा होती है उस पूजा में भी उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ एक और जो डेलीगेशन है वो इस वक्त मौजूद है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। राम मंदिर निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को भी देखने के लिए वो पहुँचे हैं और कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ उनका लोक कलाकारों ने आज भव्य स्वागत किया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह 3 बजे बम की धमकी वाला एक जो ईमेल आया उसके बाद मानिए यहाँ पे अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया, पूरे कैंपस को खाली कराया गया।
मेल की खबर मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर एक्टिव है। कोर्ट कैंपस की तलाशी ली जा रही है और काफी अफरा तफरी भी उस वक्त देखने को मिली जब ये धमकी भरा ईमेल वहां पर आया। फिलहाल पूरे दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया गया। ईमेल में ये बताया गया कि हाईकोर्ट में 3 बम रखे गए हैं। कोर्ट कैंपस की तलाशी ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में बम की धमकी के बाद तलाश अभियान तेजी से चल रहा है और एक ईमेल जिस तरीके से आया उसके बाद पुलिस वहां की एक्टिव है और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। तो ये तस्वीरें वहां से धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया गया है। ईमेल में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट में 3 बम रखे गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में इस वक्त बम की तलाश बड़ी सरगर्मी से चल रही है और इस वक्त पूरे परिसर को वहां से खाली करा दिया गया है। लेकिन अफरा तफरी आप देखिए कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। पूरे परिसर को इस वक्त खाली करा दिया गया और दिल्ली पुलिस इस वक्त एक्टिव है। इस ईमेल में बताया जा रहा है कि 3 बम रखे जाने की बात सामने आई है। इस वक्त दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। हाईकोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये ईमेल आया कहां से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ईमेल में दावे किए गए हैं कि हाईकोर्ट में 3 बम रखे गए हैं और ये भी कहा गया है कि बम को नमाज के बाद विस्फोट किया जाएगा। कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं और इसके अलावा कुछ व्यक्तियों और संगठनों के नाम भी इस ईमेल के जरिए बताए गए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस इसको लेकर काफी एक्टिव है और तेजी से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बम निरोधक दस्ता के साथ साथ दिल्ली पुलिस इसको लेकर पूरी तरह से एक्टिव है और पूरे परिसर को अभी खाली करा दिया गया है। अभी एक कोई मेल सर्कुलेट हुई है जिसमें बतला रहे कि ISI से रिलेटेड कोई बंदा है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है। तो इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा, पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया। चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीजें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बम स्क्वाड की गाड़ी आ गई। सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाईकोर्ट बतलाएगी कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पैनिक स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और प्रशासन अपना काम कर रही है, चेक कर रही है, देखते हैं कि क्या होता है। और स्वाति के साथ साथ स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और इसके अलावा विनीत जिंदल जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत में स्वाति आपके साथ करना चाहूंगी, क्या स्थिति किस तरह की देखने को मिल रही है और कितनी तेजी से ये जांच अभियान चल रहा है? कुछ पता चल पाया है कि कहां से ये धमकी आई है, कहां से ये मिला पाया है? की जा रही है, ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार मेल कहां से आया है। लेकिन जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट को ये मेल मिला कि 3 बम रखे गए हैं और दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से खाली करा दे, ये मेल प्राप्त हुआ है और मेल में पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र किया गया है। उसके बाद से ही पूरे दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया था और तुरंत जो है वो धीरे धीरे तमाम लोगों को खाली कराया जा रहा है। जो गाड़ियां हैं वहां पर उसको भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस भी मौके पर मौजूद है, बम स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि दिल्ली के कई स्कूलों में लगातार जो है वो धमकी प्राप्त हुआ था, बम को लेकर जानकारियां आई थी, उसके बाद स्कूल परिसरों को खाली करा दिया गया था। जांच पड़ताल में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। तो क्या ये महज धमकी भरा ईमेल है, डराने की कोशिश की गई है, ये सवाल है। लेकिन इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को खाली कराने का काम किया जा रहा है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार जो है वो जांच पड़ताल इस वक्त किया जा रहा है। मेल को लेकर अगर हम 3 महीनों का अगर हम गौर करें तो अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो कई बार इस तरह की धमकियां मिली, चाहे स्कूलों को मिली हो या तो अब देखिए हाईकोर्ट को जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकियां मिली है, बार बार इस तरह के धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं। आखिरकार किसका मकसद हो सकता है, गंभीर सवाल है। नवीन
नवीन जिंदल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इस तरह की जगहों पर इस तरह के मैसेज आते, ईमेल आते, तो ये कितनी बड़ी आपको लगता है कि एक तरह से व्यवस्था को हिला सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी क्या इतनी कमज़ोर है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से धमकी भरे ईमेल भेजकर पूरे के पूरे सिस्टम को हिला जा सकता है? वहाँ पर इतनी अफरा तफरी भी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था भी इससे काफ़ी प्रभावित होती है। सर विनीत जी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम को इस तरह से एक पूरे दिन के लिए रोकना और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो वहाँ आने वाले लोगों पर, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे वो लिटिगेंट, चाहे वो जस्टिस हों, उस पूरी प्रशासन को, उस पूरी प्रणाली पर होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, क्योंकि संवैधानिक संस्था एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय है। अब होता यही है कि वहाँ पे जब ऐसी धमकियां आती हैं तो धमकियां आने का बिल्कुल प्रिकॉशन लेनी जरूरी है, आप उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। पर क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि इस बात का बहुत बड़ा एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि जिस तरीके की सिक्योरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर की गई है वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और बिना चेकिंग के कोई भी व्यक्ति प्रीमाइसिस के अंदर नहीं जा सकता। प्रॉपर चेकिंग की जाती है और हर तरीके से जो पूरा सिस्टम है उसको रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा धमकी भरा पत्र आता है या धमकी दी जाती है तो बिल्कुल जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज को देखें और कहीं कोई जरा सी चूक के कारण कहीं कोई ऐसी बड़ी हानि ना हो जाए जिससे बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इसी से जुड़ी बता रहे हैं। दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को भी धमकी भेजी गई, ये भी बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट को भी धमकी भेजी गई है। धमकी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को भी खाली कराया जा रहा है। आप देखिए कि सिलसिलेवार तरीके से पहले दिल्ली में धमकी पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट को खाली कराया गया, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को भी मेल के जरिए ये धमकी मिली है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को भी टारगेट बनाने की कोशिश, और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगातार तलाशी चल रही है। स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, इसको लेकर और क्या अपडेट मिल रहा है? पहले दिल्ली को ये धमकी भेजी गई और अब बॉम्बे हाई कोर्ट को भी ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा है, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को पहले धमकी भरा ईमेल मिला, उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है और बम से उड़ाने की धमकी बॉम्बे हाई कोर्ट को दी गई है। उसके तुरंत बाद पूरे परिसर को खाली कराने का काम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच रही है और ये मेल आखिरकार किसने भेजा है, पूरी तरह से जांच पड़ताल इस वक्त पुलिस की टीम कर रही है। मौके पर जो बम स्क्वाड टीम है वो भी पहुंची हुई है और पूरे परिसर को सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि पूरी तरह से खाली करा दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट के मेल में क्या लिखा है इसकी जानकारी अभी नहीं आ पाई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को जो मेल प्राप्त हुआ है उसमें पवित्र शुक्रवार का जिक्र किया गया है, तमिलनाडु पाकिस्तान का जिक्र किया गया है और इसी तरह से एक एक स्कूल को भी जुलाई महीने को देखिए आप, अगस्त के महीने को देखिए, लगातार इसी तरह के ईमेल प्राप्त हुए थे और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से खाली कराया गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है और इस वक्त परिसर को खाली कराने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, पहले स्कूलों को धमकी मिली और उसके बाद अब जो हमारी अदालतें, उन अदालतों को विनीत जी निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और आपको क्या लगता है कि क्या ये धमकी भरे ईमेल हमारे न्यायिक तंत्र को कमजोर कर रहे हैं और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं क्या इतनी मजबूती से इनको टैकल नहीं कर पा रही? क्या उनको इस बारे में कोई भी ऐसी पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो चीजें बेहतर हो पाए? जी देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरीके की धमकियां जब आती हैं तो वो पूरा सिस्टम जो है, जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, सुनवाइयां टल जाती हैं, लोगों की जो पिटीशन है उनको सुना नहीं जाता और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आगे हर आने वाले दिन पर भी पड़ता है। अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात हैं, उनके द्वारा जांच जो है लोगों की वो और ज्यादा तरीके से बढ़ा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हर तरीके से चीजों का इम्पैक्ट आता है। साथ साथ जहां तक जांच सुरक्षा कर्मियों की बात है या जांच एजेंसियों की बात है, एक ईमेल भेजना आजकल बहुत मुश्किल काम नहीं है और कहां से ये ईमेल आया है, इसके पीछे की मंशा क्या है, जैसा कि आपकी संवाददाता ने भी बताया
कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली के बहुत से स्कूलों को भी ऐसी धमकियां आई थी, और सिर्फ दिल्ली के नहीं देश के अलग अलग स्कूलों को ऐसी धमकियां आई थी, लेकिन उसके पीछे कुछ शरारती तत्व निकले, कुछ के पीछे कुछ पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसके पीछे की मंशा है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बैठाना है, जुडिशियल सिस्टम के अंदर डर बैठाना है, और जल्द ही मुझे लगता है कि आपको लगता है कि साइबर आतंकवाद इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती देश के लिए बन रहा है? पहले स्कूलों को जिस तरीके से, जैसा कि हमारी सहयोगी स्वाति बता रही कि बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया, अदालतों को जिस तरीके से वहां पर टारगेट किया गया, और मुंबई में भी बताया जा रहा है कि बहुत सरगर्मी से तलाशी चल रही है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। नेपाली हिंसा में अब तक 36 लोगों की जान गई, 1800 के करीब लोग हिंसा में घायल हुए हैं। एसएसबी ने बॉर्डर पर 67 कैदियों को पकड़ा है, जिसमें सुशीला कार्की होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, नेपाल में कल तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर ढील जरूर मिली है इस कर्फ्यू को। कल सुबह 6 बजे कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। काठमांडू, भक्तपुर समेत कई जगह कर्फ्यू लगा है। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुशीला कार्की जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और ये माना जा रहा है कि सुशीला कार्की ही वो नेतृत्व होगा, वो अगला चेहरा होगा जो नेपाल में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी। कल सुबह तक कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ाया गया। हालांकि कुछ इलाकों में बीच बीच में ढील जरूर दी गई है। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। अब तक इस हिंसा की बात करें तो 36 लोगों की जान जा चुकी है और 1800 से करीब लोग हिंसा में घायल हुए, लेकिन स्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। एसएसबी ने बॉर्डर पर 67 कैदियों को पकड़ा है। पूरे देश में आपातकालीन लगा हुआ। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। क्या स्थिति अभी नेपाल में चल रही है, और सुशीला कार्की का नाम भी सामने आ रहा है। आशीष, क्या अपडेट है नेपाल से जुड़ा इस वक्त आपके पास? देखिए, नेपाल में इस वक्त जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अभी हल्की फुल्की ढील देना शुरू कर दिया है। सेना ने लोगों को 2-2 घंटे का बीच में इंटरवल दे रहा है, गैप दे रहा है, जिससे ताकि वो लोग खाने पीने की जो जरूरतमंद चीजें हैं वो चीजें ले सके। और उसके साथ ही हम बताएंगे आपको, भारत से जो मालवाहक गाड़ियां हैं, जो कच्चे सामान है, वो गाड़ियां अब नेपाल की तरफ जा रही हैं। एलपीजी हुआ, खाने पीने की चीजें हुई, सब्जियां हुई, ये मालवाहक गाड़ियां जो है ये इन्हें पास दिया जा रहा है। अब तक 35 गाड़ियों को भारत से नेपाल जाने दिया गया है, लेकिन नेपाल से भारत में आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। भारत से जाने वाले लोगों को भी नेपाल में जाने से रोका जा रहा है। और वहां के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात करें तो राजनीति में बड़ा सियासत, बड़ा भूचाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति आवास के सामने तमाम राजनीतिक जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं। सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही तमाम और भी लोग जो हैं वो नाम चल रहे हैं। जेएनजी आंदोलनकारियों की बात मैं करूंगा तो प्रदर्शनकारी जो है वो 3 गुटों में बट चुके हैं। कोई सुशीला कार्की का नाम ले रहा है, तो वहीं कोई सुरुंग गिसिंग का नाम ले रहा है, कोई बालन शाही का नाम ले रहा है, तो कोई अब राजा लाओ देश बचाओ की बात कर रहा है। तो ये तीनों गुट जो है और जो अन्य नेताओं के समर्थक हैं वो आपस में अब भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब तक ये फैसला नहीं किया जा सका है कि प्रधानमंत्री नेपाल का कौन होगा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ